नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको इंडियन के बारे में कुछ टॉपिक्स बताए थे। आज मैं आपको वेस्टर्न के बारे में कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ और आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा, ज़्यादा टॉपिक्स मत पढ़िएगा। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको इंडियन और वेस्टर्न के कुछ वो क्वेश्चंस दूंगा, सॉरी आंसर नहीं दूंगा, पहले ही कह देता हूँ। जब मैं क्वेश्चंस कहता हूँ तो कुछ बच्चों को लगता है कि उसमें आंसर्स भी होंगे। हम्म आंसर्स नहीं है, सॉल्यूशंस हैं। केवल केवल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब केवल क्वेश्चंस हैं, सॉरी। तो मैं वो आपको जब दूंगा तो उससे आपको एक चीज एनालाइज हो जाएगा कि इंडियन फिलॉसफी से वो 25-30 क्वेश्चन कौन सा है जो हमारे लिए पढ़ना इनफ है। वेस्टर्न फिलॉसफी से वो 15-20 टॉपिक या 15-20 क्वेश्चन कौन सा है जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। बस बात खत्म। इस वीडियो के साथ ही वो मैं आपको भेज दूंगा। वेस्टर्न फिलॉसफी की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, वेस्टर्न फिलॉसफी में वैसे देखा जाए तो उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। उसमें वेस्टर्न ट्रेडिशनल फिलॉसफी या वेस्टर्न एंशियंट फिलॉसफी, क्योंकि वहाँ प्लेटो से कहानी शुरू होता है, और उसके बाद आपका मिडाइवल फिलॉसफी जिसको आप मध्यकालीन दर्शन कहते हैं, डिकॉर्ड, स्पिनोजा, लिबनिज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, हीगल, वो सब कुछ आ जाता है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी जिसके अंदर आपका एयर, विटगेनस्टीन, ये सब कुछ आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य, ये सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा है। इंडियन फिलॉसफी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम सब कुछ मिलाकर 9 चैप्टर है। सब कुछ मिलाकर 9 चैप्टर है उसमें, चाहे वो एंशंट हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे कंटेम्प्रेरी हो। हालांकि कंटेम्प्रेरी का सिलेबस में नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि जो भी हो वो सब 9 चैप्टर में समाहित हो गया। वेस्टर्न फिलॉसफी का सिलेबस बड़ा है तो क्या किया जाए। मैंने लास्ट टाइम भी, अगर आपने क्लास देखा होगा, मैंने एक ही बात कहा था। स्क्रीन पे देखिएगा, मैंने उस वक्त भी आपको एक ही बात कहा था कि एक टॉपिक ऐसा है वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर जिसको हम कहते हैं बुद्धिवाद और अनुभववाद। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न आता ही आता है। रैशनलिज्म एंड एम्पिरिज्म, ये प्रश्न हमेशा मारता है आपके ऊपर भी। आयोग जो है आपका बीपीएससी, वो हमेशा ये प्रश्न आपसे पूछता है। दूसरी बात, आप प्रीलिम्स की तैयारी जारी रखिए। कुछ लोग सोच रहे हैं, हालांकि मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था, मेरी आप लोगों से बात हुआ तब मुझे अंदाजा हुआ कि आप प्रीलिम्स नहीं पढ़ रहे हैं। हो सकता है पढ़ रहे हो कुछ बच्चे, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं सभी को यही एडवाइस दूंगा, अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप ऑप्शनल या मेंस का जो सेक्शन है वो दिन में 1 या 2 घंटा पढ़े बस। असली फाइट मेंस नहीं है, असली फाइट प्रीलिम्स है। असली फाइट प्रीलिम्स है। और प्रीलिम्स के अंदर अगर आप पास हो जाते हैं तो मेंस के अंदर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा तकलीफ आपको आएगी। सबसे बड़ा हर्डल प्रीलिम्स है, मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रीलिम्स सबसे टफ है, तो उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है एग्जाम दिसंबर में ना हो सकता है एग्जाम दिसंबर में हो जाए, दोनों बातें हैं। हमें ये टारगेट रखना है कि नवंबर तक मेरा प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अक्टूबर और नवंबर 2 महीना आपके पास है। अब समस्या क्या आने वाला है, नवंबर के अंदर आपको पता है आपका दिवाली आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बिहार के अंदर एक और प्रोग्राम होता है दिवाली के आसपास, आप सबको पता ही होगा, डाला छठ जिसे कहते हैं। छठ पर्व जो आएगा उसमें भी बहुत बिजी हो जाएंगे आप लोग शायद, मेरे हिसाब से। तो उस समय को यूटिलाइज कीजिए। अक्टूबर का समय जो है, अक्टूबर को मैक्सिमम खींचने की कोशिश कीजिए, ताकि नवंबर की छुट्टियों में कोई समस्या ना आए फिर। ठीक है,
टाइम आपको मैनेज करना होगा। बुद्धिवाद और अनुभववाद आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। प्रिपरेशन इस तरीके से कीजिए कि एग्जाम हॉल में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आपको इंडियन के आते हों और ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आपको वेस्टर्न के आते हों। आप कहेंगे सर इसके लिए तो पूरा वेस्टर्न और पूरा इंडियन पढ़ना होगा। ये डिसाइड कीजिए आपका सेक्शन कौन सा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा इंडियन सेक्शन है, हम इंडियन को लेकर चल रहे हैं, इंडियन हमारा प्रमुख भाग रहेगा। कुछ कह रहे हैं सर हम वेस्टर्न को लेकर चलेंगे, वेस्टर्न हमारा प्रमुख भाग रहेगा। जो भी आपको अच्छा लगता हो। अगर आप इंडियन को लेकर चल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें 2 परफेक्ट आंसर आपके पास होने चाहिए। आप वेस्टर्न को लेकर चल रहे हैं तो 2 परफेक्ट आंसर आपके पास वहां पर होने चाहिए। अब मुद्दा क्या है, इंडियन को मैं लेकर चल रहा हूं, 2 प्रश्न बहुत अच्छे इंडियन के मेरे पास आ गए हैं। प्रश्न करने कितने हैं? 3 करने हैं। ये किस्मत है कि आप एक टॉपिक पढ़ के जाएं और वो टॉपिक आ जाए, इसलिए मैं इसमें 2 की बात कर रहा हूं। 2 + 2, इसमें ये 2 आपके इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपने मेहनत की है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ 35+ मार्क्स आसानी से आप लेकर आएंगे। मीन्स 70 आउट ऑफ 100 अगर ये 2 प्रश्न की मैं बात करता हूं तो। अब यहाँ पर एक प्रश्न और करना शेष रह गया है। यहाँ चॉइस की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, 2 प्रश्न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास पहली बात तो समय है। प्रीलिम्स तक भी अगर आप डेली आधा घंटा भी शाम को पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए किस्मत की बात है 1%, हमने मान लीजिए बुद्धिवाद और अनुभववाद ही पढ़ा और हम पढ़कर चले गए कि भैया एक ही क्वेश्चन तो आना है और वही लिख देंगे। एग्जाम हॉल में जाकर देखा तो इसका प्रश्न ही नहीं आया, प्रश्न ही नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए कह रहा हूं 2+2 की फिलॉसफी हमेशा अपने पास रखें कि वेस्टर्न के 2 क्वेश्चन तो मैं आसानी से कर सकता हूं, इंडियन के 2 क्वेश्चन मैं आसानी से कर सकता हूं, कहीं से भी वो आ जाए। इसलिए तो पहला प्रश्न बुद्धिवाद और अनुभववाद। अगला अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म जिसे आप कहते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिज्म, तार्किक अनुभववाद। चार टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बेसिकली 5 हो गए, ये इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, आपका काम वेस्टर्न फिलॉसफी में मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा। मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई भविष्यवाणियां करता हूँ, ना ही मैंने कोई बीपीएससी का कुंडली देखा है, बट ये मेरा अजम्पशन है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, 5 सेक्शंस आप वेस्टर्न के पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रही बात आपका रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी का, रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर 2 या 3 टॉपिक हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली या मजबूताई से देखना है। वो है जैसे कि आपका प्रॉब्लम ऑफ इविल, अशुभ की समस्या, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ इविल को जो हमें काउंटर करना है वो हमें वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर करना है, ठीक है। वेस्टर्न फिलोसफी जो मेडाइवल का जो समय था, मध्यकालीन जो समय था, वो चर्च की प्रधानता थी वहां पर। चर्च वहां पर सर्वोसर्वी हुआ करता था। सेंट एक्विनस, सेंट थॉमस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोग आए वहां पर जिन्होंने अपनी फिलॉसफी देने की कोशिश की, या मैं कहूँ प्योरिफिकेशन की कोशिश की समाज के अंदर। उन्हीं का एक सेगमेंट निकल कर आता है प्रॉब्लम ऑफ इविल। उनसे पहले और उनके बाद में इतना ज्यादा काम कभी समस्या पर नहीं हुआ। क्यों? दुनिया में हमेशा एक ध्यान रखिएगा, जब भी गॉड की बात होगी, ईश्वर की बात होगी या ईश्वर की बात ज्यादा होगी, तो उसी दौरान अंधविश्वास या फिर शैतान या फिर दुख, अशुभ, ये भी धीरे धीरे हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों? जब हम सूरज के बारे में पढ़ते हैं तो भैया चांद की इमेज अपने आप दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी। सूरज नहीं है तो फिर क्या है? या फिर रात को तो सूरज नहीं होता तो क्या होता है? तो चांद अपने आप हो गया वहां पर। तो जब ईश्वर नहीं है तो क्या है, या फिर ईश्वर का अपोजिट क्या है? तो ईश्वर का अपोजिट या शुभ का अपोजिट वो इविल या अशुभ हो गया।
तो ये कंसेप्ट वहां से चलना शुरू हुआ। इंडियन फिलॉसफी में भी जब आप देखेंगे, जिसको आप माया कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको भी अशुभ माना है कि ये गलत है। इनफैक्ट शंकराचार्य ने डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली शंकराचार्य ने कहा है कि माया जो है आपको ईश्वर की तरफ जाने से रोकती है, माया आपको इस भौतिक संसार में अटकाने की कोशिश करती है। तो माया कहीं ना कहीं आपके लिए अशुभ हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए जो आइडल गोल है, आपका प्योरेस्ट गोल है, उसको उसकी तरफ जाने से रोक रही है। तो ऑब्वियसली बात है ये अशुभ हो गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रहती है। अगर मैं बाकी फिलॉसफीज की बात करूं, जैसे आप बॉन्डेज कहते हैं, जैसे आप बंधन कहते हैं, बंधन मीन्स व्हाट? इस संसार में जब मैं अटका रहता हूं तो वो बॉन्डेज है, और वो सारे ऑब्जेक्ट जो मुझे बांध कर रखते हैं वो भी अशुभ है। इट मीन्स शुभ, अगर मैं रिलीजियस फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो शुभ का मतलब हो गया ईश्वर, ईश्वर तुल्य, परम, आइडल, जिसके बराबर कोई और हो ही नहीं सकता, वो परम शुभ है। और जो उसके तरफ जाने से मुझे रोक रहा है, या जो बिल्कुल उसका अपोजिट है, वो कहलाएगा इविल या अशुभ। कुछ बुक्स में लिखा होता है कि जो शुभ नहीं है वही अशुभ है। इसका रीजन क्या है? वेस्टर्न मिडाइवल फिलॉसफी ने कभी भी इविल के ऊपर कोई बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कोई बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। बट ये हमें इनडायरेक्टली समझना होगा। जब मैं कहता हूं कि अगर आप जीसस को नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर इविल हावी हो जाता है, या फिर जब आप ईश्वर को नहीं मानते तो शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है। कैसे हावी हो जाता है? एनर्जी है। अगर मैं पॉजिटिव नहीं सोचूंगा तो नेगेटिव सोचूंगा, नेगेटिव नहीं सोचूंगा तो पॉजिटिव सोचूंगा, ये साइकिल ऐसे ही चलता है। इट मीन्स, वापस से टॉपिक पे आते हैं, जो ईश्वर की तरफ जाने से रोक रहा है, जो ईश्वर के जैसा नहीं है, वो अशुभ है, वो इविल है। बात खत्म। तो ये पहला टॉपिक है, प्रॉब्लम ऑफ इविल, जो आपको उस सेगमेंट में पढ़ना है। नेक्स्ट, रिलीजियस फिलॉसफी, क्योंकि मैं आज समराइज कर देता हूं रिलीजियस फिलॉसफी को ताकि आपको डाउट ना रहे। सेकंड है आपका रिलीजियस लैंग्वेज। रिलीजियस लैंग्वेज कैसे एक्सप्रेस करती है अपने आप को? जैसे कि मान लीजिए मिस्टिज्म हो गया, रहस्योद्घाटन हो गया, ये क्या है ये सब कुछ? पहली बात, हर रिलीजन की एक लैंग्वेज होती है, ये आप भी जानते हैं। धर्म की एक भाषा होती है। आप कहेंगे सर क्यों होती है? खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। भाषा का एक ही काम है, दुनिया में भाषा का एक ही काम है, एक्सप्रेशन के लिए, खुद की विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बात खत्म। तो जब अलग अलग धर्म बने तो अलग अलग उसकी भाषाएं बनी। लेकिन अगर मैं इन सबको एक साथ क्लब कर लूं और मैं कहूं भैया यूनिवर्सल समझाइए मुझे, तो यूनिवर्सल रिलीजियस लैंग्वेज क्या होती है? तो रिलीजन जो आपका है, धर्म जो आपका है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, और उस रास्ते पर मैंने क्या क्या देखा है, उसका एक्सप्रेशन, ये सब कुछ जिस माध्यम से, जिस मीडियम से एक्सप्रेस किया जाएगा, वो लैंग्वेज ही रिलीजियस लैंग्वेज कहलाएगी। हालांकि जब मैं रिलीजियस लैंग्वेज कहता हूं तो यहां ये गलती मत कीजिएगा कि ये नॉर्मल लैंग्वेज है। नहीं, ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली लैंग्वेज की माध्यम से, लैंग्वेज की मदद से हम प्रैक्टिकलिटी को शो करने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट सिनेरियो को शो करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअलिटी को शो करने की कोशिश करते हैं, वास्तविकता का प्रदर्शन करते हैं भाषा के द्वारा हम। जबकि धार्मिक भाषा जो है, जहां पर वास्तविकता कम है, काल्पनिकता ज्यादा है। क्यों? उसका एक रीजन है। धार्मिक भाषा का बेस है विश्वास, फेथ। धार्मिक भाषा विश्वास के ऊपर खड़ी है। उसको तर्क नहीं चाहिए, उसको लॉजिक्स नहीं चाहिए, उसको विश्वास चाहिए, उसे फेथ चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये रिलीजियस लैंग्वेज है। रहस्य उद्घाटन क्या होता है? जब आप रिलीजियस फील्ड में जाते हैं, जब आप रिलीजियस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो रिलीजियस क्षेत्र के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं योग फिलॉसफी की बात करता हूं, योग फिलॉसफी कहता है कि जब आप समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं, यम नियम आसन, ठीक है, ये 3 स्टेज आपकी नॉर्मली हो गई। यम नियम आसन के बाद आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि मुझे सांस पर भी कंट्रोल करना है, आप देखते हैं मुझे प्राणायाम करना है, फिर आप देखते हैं धीरे 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 लास्ट 3 स्टेज में आप पहुंच जाते हैं, जहां पर एक किसी चीज को अज्यूम करके धारणा बनाई जाती है, उस पर फोकस करके ध्यान किया जाता है और समाधि में पहुंच जाया जाता है।
समाधि में पहुंचने के बाद योग दर्शन में कहा गया है कि आपको अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धि मीन्स व्हाट? फिलॉसफी के हिसाब से या रिलीजियस फिलॉसफी के हिसाब से, अगर मैं इंडिविजुअल फिलॉसफी की बात करूं तो फिलॉसफी साइंस के हिसाब से बात करता है। फिलॉसफी कहती है कि सिद्धि मतलब हिडन एनर्जी, छिपी हुई ऊर्जा जो शरीर में ही थी। धर्म क्या कहता है? प्राकृतिक ऊर्जा, प्रकृति की ऊर्जा जो प्रकृति में थी अब मेरे अंदर आई है क्योंकि मैंने उसको अचीव किया है। तो अब जब आप इसे अचीव करते हैं तो आप इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो इस भाषा के द्वारा इस रहस्य का भी उद्घाटन किया जाता है कि मेरी ऊर्जा है या प्रकृति की ऊर्जा है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य खुद ईश्वर है। संसार का सबसे बड़ा रहस्य खुद ईश्वर है। तीसरी बात, संसार का निर्माण कैसे हुआ और विनाश कैसे होगा यह सबसे बड़ा रहस्य है। उसके बाद संसार चलता कैसे है यह भी एक रहस्य है। तो वो सारा सेक्शन जो विज्ञान के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता, साइंटिफिक मेथड से जो सॉल्व नहीं हो सकता, उसको फिलॉसफी सॉल्व करने की कोशिश करता है, उसका रहस्य उद्घाटन करने की कोशिश करता है। रहस्य यूनिवर्सल एक मिस्टिज्म जिसको हम कहते हैं, या फिर एक छिपा हुआ ज्ञान जिसको मैं कह रहा हूं, उसका उद्घाटन किस मार्फत होगा, किस माध्यम से होगा, उसका नाम रहस्य उद्घाटन हो गया, वो मिस्टिज्म हो गया। ठीक है। एक टॉपिक आता है आपका मोक्ष। मोक्ष का मतलब हो गया, वेस्टर्न फिलॉसफी में आप देखें चाहे इंडियन फिलॉसफी में आप देखें, मोक्ष का मतलब एक ही है, किसी आइडल को अचीव करना ही मोक्ष है। मम अक्ष, हिंदी में अगर मैं संस्कृत में इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से कहूं, जिन नेत्रों से आप खुद को देख लेते हैं। आप कहें सर मैं तो रोज खुद को देखता हूं। अच्छा, आप खुद को देखते नहीं, आप तो शरीर को देख रहे हैं, आप शरीर को देख रहे हैं। जिन नेत्रों से आपने अपनी चेतना को देख लिया, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी में बहुत जगह पर शरीर के साथ और शरीर के बिना दोनों तरह की समाधि या दोनों तरह का मोक्ष माना गया है। मतलब शरीर के साथ रहते हुए भी मोक्ष हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए मरना मैंडेटरी नहीं है। तो मोक्ष का एक ही मतलब है, परम ज्ञान की प्राप्ति। आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में मान लीजिए आपने एक स्पेसिफिक पोस्ट ढूंढ रखा है कि मुझे तो पुलिस में जाना है। अगर आपको वो पद मिल जाता है तो वो अवस्था, वो क्षण, वो सेकंड जब आप नेट पर ये देख रहे होंगे कि रिजल्ट आया या नहीं आया, और जैसे ही आपने देखा कि रिजल्ट आ गया और मुझे वही पोस्ट मिल रहा है जो मैंने सोचा था, वो एक क्षण आपके लिए मोक्ष का क्षण होगा। आप देखेंगे उस अवस्था में आपके पास, मतलब आप इतने ब्लैंक हो जाएंगे कि आपके पास बोलने को कुछ नहीं होगा, शून्य एकदम। खुशी का ठिकाना नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं आपने अपने आप खत्म कर दी। किसी से 1000 रुपए लेना था, किसी को 2000 देना था, किसी ने आपसे लड़ाई करना था, किसी को झगड़ा करना था, सब भुला देंगे आप उस एक क्षण में। वो मोक्ष है। तो मोक्ष को गलत कंसेप्ट से मत समझिएगा। मोक्ष का मतलब है परम ज्ञान की प्राप्ति। अब ये परम ज्ञान सभी के लिए अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए परम ज्ञान है आपके लिए अच्छी जॉब लगना। अगर एक विद्वान व्यक्ति है जिसका काम केवल नॉलेज अचीव करना है, उसका काम है वो हायर सुपीरियर नॉलेज अचीव करना जो किसी के पास नहीं है। इट मीन्स व्हाट? हम हर आदमी चाहता है कि मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊं, मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊं, मैं सबसे ऊपर पहुंच जाऊं। रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो मोक्ष है। इंडियन फिलॉसफी में आप देखें पुरुषार्थ की बात की गई है, धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, एक धुरी पर काम करना शुरू कर देते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। या मैं कहूं, धर्म, अर्थ और काम को मिलाकर ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष क्या है? जहां धर्म भी है, जहां अर्थ भी है, जहां काम भी है, वही मोक्ष है। मोक्ष इंडिविजुअल नहीं है। मोक्ष हमेशा ग्रुप के अंदर ही काम करेगा, क्योंकि मोक्ष का मतलब है हाईएस्ट अचीवमेंट। आपको भारत रत्न प्राप्त करना है, ये आपके लिए मोक्ष हो गया। ठीक है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, सभी ने मोक्ष के ऊपर अपने अपने विचार रखे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो रिलीजियस फिलॉसफी कोई बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है। प्रीलिम्स के बाद भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम रिलीजियस फिलॉसफी और सोशल पॉलिटिकल कर सकते हैं। मैं आपको पुराने वीडियोस भेजता रहूंगा रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल के, आप देख लीजिएगा। समय नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इंडियन और वेस्टर्न के ऊपर फोकस रखिए। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट एक बार रिवाइज कर लीजिए वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी को। अगर कोई डाउट होता है तो आप फ्रीली मुझे कॉल कर लीजिए। और क्यों? क्योंकि आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिए कि सर मैं ये पढ़ रहा था, ये समझ में नहीं आया, जरा समझा दीजिएगा। तो वो 15-20 मिनट, आधा घंटे का अपना डिस्कशन जो होगा उसमें शायद आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो निष्फिक्र होकर, टेंशन फ्री होकर अभी आप अपना प्रीलिम्स का तैयारी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।